एक स्टूडेंट माइक ऑन करके मुझे साथ साथ गाइड करता रहे। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये एक ना वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक है, मोलेकुलर जेनेटिक टेक्निक्स। और इस बारे में टेक्निक्स मैं बोर्ड पे भी आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने एक क्लास में फिजिकल लेक्चर लिया था, मॉर्निंग वालों का लिया था क्लास में, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था उसमें, बोर्ड पे टेक्निक्स लिखी थी। और एक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि ये प्रोब कैसे बाइंड करता है, किस बुनियाद पे वो स्पेसिफिसिटी रखता है प्रोब। एक क्वेश्चन ने लेफ्ट रो से पूछा था क्वेश्चन। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब 4:35 तकरीबन हो चुके हैं, क्या हम क्लास शुरू कर दें अभी, या कुछ बच्चों का वेट 1-2 मिनट कर लें? एक स्टूडेंट मुझे साथ साथ बात करता रहे, गाइड करता रहे। आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, आ रही। बस आप माइक ऑन रखिएगा, है, मैं आपसे बात वक्तन वक्तन करता रहूंगा। और क्या फुल स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है? आप बताइए प्लीज। चैप्टर 6 ब्लू सी स्क्रीन है। जी सर। ओके, गुड जॉब। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टुडे चैप्टर 6 we are going to start, and this chapter is about the molecular genetic techniques. Molecular genetic techniques, and the same book will be followed to study this chapter. झुककर है ना। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ना how the study is performed in genetics. There are two strategies in the genetics. One strategy is called the forward genetics, that is shown by the green arrow. In the forward genetics, what we do, we see a person that is having some disease, or that is having some defect, that is having some health issue, and we wanted to know the reason of that disease, which genes are actually responsible for the disease. In the forward genetics, we take a diseased person and we try to find its molecular reasoning, that is shown by the green arrow. Mutant organism first of all is taken, then its gene is cloned, and then its protein is formed and then analyzed, and then the gene and the protein involved in the disease is reported. This is called the forward genetics. There is another genetic study, another way to study the genetics. We take a gene, we select a gene, we clone that gene, and then we overexpress that gene in the cell line and in the animals, and whatever behavior, disease, or some change happens in the animal is the function of that gene. This is called the reverse genetics. This is called the reverse genetics. और जो मेरा ग्रुप है वो रिवर्स जेनेटिक्स पे मेजरली काम हम करते हैं, कि हम जीन को पहले ओवर एक्सप्रेस करते हैं और फिर उसको हम नॉक आउट करते हैं। नॉक आउट कहते हैं जीन को काटने के अमल को नॉक आउट कहते हैं। जीन को काटने के अमल को, जीन को नलीफाई करने के अमल को नॉकआउट कहते हैं। और अगर हम एमआरएनए को काटें तो इसको नॉक डाउन कहा जाता है। अगर हम एमआरएनए को इंटरफेयर करें या उसको डिग्रेड कर दें एमआरएनए को, तो उसको नॉक डाउन कहा जाता है। तो मेरा ग्रुप जो है वो रिवर्स जेनेटिक्स करता है, जो कि इज शोन बाय विच एरो, दिस इज द ऑरेंज कलर एरो, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू अप, रिवर्स जेनेटिक्स। तो दो किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं जेनेटिक्स की स्टडी की, फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड द रिवर्स जेनेटिक्स। अब हम इस स्लाइड पे आ गए। बहुत इंटरेस्टिंग है आज की चीजें, मजे की हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी लेकिन फिर भी इसको एंजॉय करेंगे, चाहे पहले आपने पढ़ी भी होंगी। अच्छा, ये एक डिप्लॉयड जीनोटाइप है, ठीक है, आप भी डिप्लॉयड हैं, पता है आपको। एक आपका जीन जो है मदर से आया है, एक आपकी फादर से आई है, हम वी आर डिप्लॉयड, वी आर डिप्लॉयड। कॉटन जो होती है वो टेट्रापोलाइड होती है, उसमें 4 कॉपीज होती हैं हर जीन की, ठीक है, उसका जेनेटिक्स में भी डिफिकल्ट टू स्टडी होता है। हम डिप्लॉयड हैं सारे के सारे। तो डिप्लॉयड हम किस किस्म के हो सकते हैं? जैसे कि जो हेल्दी और जो नेचुरली अकरिंग जीन है ना, उनको वाइल्ड टाइप जीन कहा जाता है, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग जीन है, जो कि हेल्दी पर्सन में पाया जाता है, या जो हेल्दी फिनोटाइप को शो करता है, उसको हम वाइल्ड टाइप जीन कहते हैं, या वाइल्ड टाइप अलील कहते हैं। अलील का मतलब है एक जीन की जो वेरी डिफरेंट कॉपीज होती हैं, उनको अलील कहा जाता है, ठीक है। एक जीन की डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, उनको अलील कहा जाता है।
allele, ठीक है। अच्छा, टाइप क्या है, वाइल्ड टाइप में क्या होगा कि दोनों के दोनों जो है ना आपके जो कॉपीज ऑफ जीन है वो वाइल्ड टाइप है, बोथ आर नॉट डिफेक्टेड, बोथ जो है ना वो डिफेक्टेड नहीं है। अच्छा, म्यूटेंट में क्या केस हो सकते हैं, ये तो वाइल्ड टाइप की बात थी, जैसे आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद करते हैं हम सारे वाइल्ड टाइप जीन हम में मौजूद हैं, हमें कोई डिजीज नहीं है, हमें डायबिटीज भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं मसला और भी नहीं मसला अच्छा, लेकिन हम कैरियर हो सकते हैं फिर भी। अच्छा, एक म्यूटेंट फॉर्मेट है, म्यूटेंट फॉर्मेट में क्या होगा, म्यूटेंट फॉर्मेट भी जो है ना इसमें अगर डोमिनेंट अगर म्यूटेंट फॉर्मेट है तो एक जीन जो है वो डिफेक्टेड है लेकिन वो डोमिनेंट ट्रेट रखता है, और एक जीन वाइल्ड टाइप है तो फिर भी जो फिनोटाइप आएगी वो भी म्यूटेंट वाली आएगी, क्योंकि जो म्यूटेंट जीन है वो डोमिनेंट है। अगर दोनों जीन म्यूटेटेड हैं और डोमिनेंट हैं तो फिनोटाइप फिर अगेन म्यूटेंट वाली आएगी, ठीक है, यानी डिफेक्टेड जीन वाली फिनोटाइप आएगी। जीन आपको पता है म्यूटेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। अगर डोमिनेंट हो तो एक भी एलील में डिफेक्ट आने से तो डिफेक्टेड फिनोटाइप अपीयर होती है। लेकिन अगर जीन रिसेसिव हो, कुछ जीन रिसेसिव हो सकते हैं, ठीक है, अलील कुछ देखें, डोमिनेंट म्यूटेंट अलील, अलील अलील कहती है ना, जो अलील की डेफिनेशन हमने थोड़ी देर पहले की थी। तो समटाइम द जीन्स the alleles are recessive. In case of recessive, one gene while the allele is recessive, another is wild type, then the wild type phenotype will appear. And if both the alleles are mutant and both are actually the recessive mutant alleles, then the mutant phenotype will appear. Then the mutant phenotype will appear. कहा जाता है कि जो 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 जेनेटिक डिजीजेस हैं जिनमें, तो अगर वो क्या करें, हेल्दी पर्सन से अगर वो शादी कर ले तो फिर क्या होगा कि जो एक कॉपी होगी वो हेल्दी जाएगी, फादर की तरफ से या मदर की तरफ से सॉफ्ट स्प्रिंग में जाएगी, लेकिन उसमें ये होगा कि ये अलील जो है जो कि रिसेसिव अलील हैं, जो कि म्यूटेंट अलील हैं, वो इस तरह पॉपुलेशन में फैलते चले जाएंगे, वो भी एक मसले का शायद हल नहीं है। इमीडिएटली तो हल है कि एक जो है ना कैरियर है और दूसरा वाइल्ड टाइप है पेरेंट्स में से, तो क्या होगा, बेबीज में सारे के सारे जो होंगे एटलीस्ट वन अलील जो है ना उसमें वाइल्ड टाइप जाएगा, लेकिन एक अलील जो रिसेसिव जाएगा उससे मुआशरे में जो है ना वो रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा खैर, यहाँ पे हम दोबारा एक ना, हम जिस तरह ना जो है मैट्रिक में हम मेंडल्स लॉ पढ़ते थे, स्टडी करते थे, तो ये म्यूटेंट अलील जो है ना, म्यूटेंट डोमिनेंट अलील को जो है ना सेग्रीगेशन बेसिकली कैसी होती है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जीन्स की सेग्रीगेशन कैसी होती है, ये दिखाया गया है। नंबर ए में क्या दिखाया गया है, सेग्रीगेशन ऑफ डोमिनेंट म्यूटेशन। ये डोमिनेंट म्यूटेशन है, ए कैपिटल से शो किया, डोमिनेंट म्यूटेशन है, ये वाइल्ड टाइप एलील है, ठीक है, ये ए स्मॉल से शो किया गया है। तो जो गैमीट बनेंगे म्यूटेंट 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 इंडिविजुअल से गैमीट बनेंगे, और सारे के सारे ए होंगे, और जो गैमीट बनेंगे वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल से वो सारे के सारे स्मॉल ए होंगे। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया जाएगा तो जो फर्स्ट जनरेशन F1 होगी, F1 मीन फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो होगी, उसमें एक पेरेंट, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, एक कैपिटल ए होगा, छोटा ए होगा। तो चूंकि ये डोमिनेंट अलील है म्यूटेंट, तो जो इसमें फिनोटाइप आएगी वो येलो कलर की होगी, म्यूटेंट वाली फिनोटाइप आएगी। जब ये दोबारा गैमिट बनाएगा तो एक गैमिट ए बनेगा कैपिटल येलो के साथ, एक स्मॉल ए के साथ, एक बिग ए के साथ, एक स्मॉल ए के साथ, और जब इनका क्रॉस आपस में करवाया जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ए कैपिटल हो सकता है, ए स्मॉल हो सकता है, ठीक है, ए कैपिटल हो सकता है, ए स्मॉल हो सकता है। ये सारे के सारे म्यूटेंट होंगे, ये सारे के सारे म्यूटेंट होंगे, और ये सारे के सारे नॉर्मल होंगे। नॉर्मल तभी होगा जब दोनों ए छोटे होंगे, ठीक है, दोनों ए छोटे होंगे तभी ये पॉसिबल है कि नॉर्मल हो। एक ए बी कैपिटल होगा तो येलो फिनोटाइप आएगी, येलो कलर नजर आ रहा है आपको, येलो, येलो मीन कि फिनोटाइप इसकी म्यूटेंट वाली है, क्योंकि म्यूटेंट को हमने येलो से शो किया है, म्यूटेंट को हमने येलो से शो किया है, म्यूटेंट फिनोटाइप को, और म्यूटेंट अलील को हमने किससे शो किया है, म्यूटेंट अलील को हमने एक कैपिटल से शो किया है, एक कैपिटल से शो किया है। इसी तरीके से एक रिसेसिव म्यूटेशन है जिसको स्मॉल बी से शो किया है, और जो वाइल्ड टाइप जो कि एक म्यूटेशन है फॉर द सेम जीन, एक ही जीन की बात हो रही है, ठीक है, एक ही एलील की बात हो रही है, तो वो बी से शो किया गया है। तो इससे जो गैमीट बनेंगे सारे स्मॉल बी बनेंगे, इससे जो गैमीट बनेंगे वो सारे कैपिटल बी बनेंगे, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ब्लू फिनोटाइप होगा। ब्लू फिनोटाइप किसकी है, वाइल्ड टाइप एलील की है, और जो वाइल्ड टाइप एलील है उसका की बी कौन सा है, कैपिटल है, और जो
म्यूटेंट एलील है उसका जो है बी वो स्मॉल है, और ये F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगी, और सेकंड फीलियल जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन होंगे, उसका पहले वाले का रिवर्स होगा कि ज्यादातर जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और म्यूटेंट लेस होंगे। लेकिन इन नॉर्मल में भी देखें ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है, ये दो कैरियर हैं, ये होमोजाइगस वाइल्ड टाइप है, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये कैरियर है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस म्यूटेंट है, होमोजाइगस म्यूटेंट है, होमोजाइगस म्यूटेंट है ये, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब हम लेकिन यीस्ट के एक्सपेरिमेंट हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यीस्ट के नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा जो है ना यूकैरियोटिक सेल के पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी ज़ूलॉजी से हो, आप डेफिनेटली माइक्रोब्स पे काम नहीं करते, तो आप यीस्ट पे नहीं करते, आप बैक्टीरिया पे नहीं करते, इस तरह मैं भी नहीं करता। एक मिनट, हाँ जी, आपको आवाज आ रही? हाँ जी, एक स्टूडेंट बता दे मुझे, मैं जरा इसी इस नाम में जी सर रिकॉर्डिंग आ चेक रही। करूं, रिकॉर्डिंग हो रही। ठीक है, क्लोनिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, ये स्लाइड नजर आ रही है आपको, डीएनए क्लोनिंग एंड कैरेक्टराइजेशन? Yes, sir. हाँ, अच्छा, तो ये वेक्टर, अब हमने डीएनए क्लोनिंग करनी है। डीएनए क्लोनिंग में आमतौर पे ना क्लोनिंग हम कहेंगे कि डीएनए की क्लोनिंग या मोलेकुलर क्लोनिंग इसको कहा जाता है। एक क्लोनिंग एनिमल्स की होती है कि पूरा एक एनिमल जो है ना क्लोन करके उस जैसा एक और एनिमल बना दिया जाए, लेकिन वो क्लोनिंग और है, वो एनिमल क्लोनिंग है। ये डीएनए क्लोनिंग की बात हो रही है। डीएनए क्लोनिंग की बात जो होती है, डीएनए क्लोनिंग को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर दो डिफरेंट सोर्सेज के डीएनए को आपस में मिला दिया जाए, रिकम्बाइन कर दिया जाए, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक वेक्टर होता है, एक डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, और उनको मिला दिया, जोड़ दिया जाता है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। हम अभी देखेंगे कि क्यों हम वेक्टर को जोड़ते हैं, क्यों फ्रेगमेंट को जोड़ते हैं, डिफरेंट को हम इसका पर्पस देखेंगे। इसका वेरी नाइस और फैंटास्टिक पर्पस है, रेप्लिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए विद इन होस्ट सेल्स। फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेज दिया जाता है। किन के अंदर भेज दिया जाता है, आमतौर पे इकोलाई के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती हैं, और उसके बाद उसको जो है एनिमल सेल के अंदर हम बात का तो ओवर एक्सप्रेस करवाने के लिए प्रोटीन को उसको एनिमल सेल के अंदर भेज देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अभी सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर भेजा सबसे पहले क्लोनिंग के प्रोसेस के दौरान, फिर उसके बाद हमने उसको प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया है बैक्टीरिया में। जो आमतौर पे बैक्टीरिया यूज होता है मोलेकुलर क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग के लिए, वो इकोलाई यूज होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब जो वेक्टर होता है, आमतौर पे जो है ना जो है वेक्टर जो होते हैं आमतौर पे सर्कुलर डीएनए होते हैं, और उसमें कुछ छोटा सा पार्ट जो है ना हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, छोटा सा पार्ट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरह लगा हुआ होता है, बाकी सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड बेसिकली या वेक्टर जो हैं आमतौर पे ये अखज किए गए हैं, या ये कह सकते हैं आपके किससे, बैक्टीरिया से इंस्पिरेशन लेके इनको रिसर्च में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया में ना सिर्फ जो है ना हमारी तरह के क्रोमोसोम होते हैं, बैक्टीरिया जो इकोलाई है उसमें एक क्रोमोसोम होता है, इकोलाई में एक क्रोमोसोम होता है, और इसके अलावा उसमें सर्कुलर डीएनए को भी रखने की सलाहियत होती है बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर। तो ये बेसिकली ओरिजिनेटेड है या इंस्पायरेशन लेके बैक्टीरिया से हमने ये प्लाज्मिड या वेक्टर जो हैं हमने इनको रिसर्च में यूज करना शुरू किया, और उसमें जो भी जीन हम अपना लगा देंगे, जब बैक्टीरिया की मशीनरी इस पूरे सर्कुलर डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें रेप्लिकेट होता चला जाएगा, और विदाउट एनी एरर। Just like our cells are being multiplied, our DNA is being replicated, and it's not and making any mistake, and the proofreading enzymes are correcting any mistakes. In the same way, the bacteria is copying the plasmid along with our gene with no mistake. अच्छा, ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। जिस तरह हमने कल स्टेप्स देखे थे, किसके ट्रांसक्रिप्शन के देखे थे, ट्रांसलेशन के देखे थे, इसी तरह हम जो ना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या मोलेकुलर क्लोनिंग के स्टेप्स सीखने जा रहे हैं। ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका टॉप स्ट्रैंड रन कर रहा है, और जो बॉटम स्ट्रैंड है वो रिवर्स डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टॉप स्ट्रैंड का 5 प्राइम इज एक्चुअली फेसिंग द 5 प्राइम ऑफ द बॉटम स्ट्रैंड। तो इको आर1 कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि
एंडोन्यूक्लियेसिस होते हैं। एंडोन्यूक्लियेसिस का मतलब है कि एक अगर ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, उसको दरमियान से कहीं काटने के अमल को एंडोन्यूक्लियेसिस कहा जाता है। और अगर हम साइड से इस डीएनए के फ्रेगमेंट को डिग्रेड करें या इसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करें तो इसको एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी कहते हैं। अगर हम एज से करें और अगर मिडल से करें एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी कहते हैं। अगर हम दरमियान से करें फिर इसको एंडो मीन दरमियान से समवेयर द डीएनए इज बीइंग कट। तो EcoR1 is one of the endonuclease. EcoR1 is one of the endonuclease. ये करता क्या है? ये पैलिंड्रोमिक एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC, GAATTC। पैलिंड्रोम किसको कहा जाता है? GAATTC है। तो अगर बॉटम को हम पढ़ें 5 to 3 प्राइम GAATTC, दोनों तरफ एक ही सीक्वेंस है GAATTC। ये तीर का निशान इधर बना दिया मैंने और फिर बॉटम पे मैं बना रहा हूँ GAATTC। सॉरी ये ना मैं पैड से बना रहा हूँ, ये टच स्क्रीन वाला मेरा नहीं है लैपटॉप ना, तो अच्छी लाइनें नहीं लग रही। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC। ऑलमोस्ट ऑल जो है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो इसी तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जितने भी यूज हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इसी तरीके से कट करते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लेते हैं। लेकिन हर एक एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्पेसिफिक है, वो किसी और सीक्वेंस को नहीं करते। सिर्फ EcoR1 ने उसी जगह काटना है जहां GAATTC होगा, GAATTC होगा। ये कैसे काटता है? ये जो फिरोजी सी, ये जो मेजेंटा सी कलर की लाइन लगी हुई है, यहां से लेके यहां तक ये काट देता है और डीएनए का जो एक फ्रेगमेंट था पहले उसको 2 फ्रेगमेंट में तहवील कर देता है। बॉटम पे देखे TTAA बच गया और टॉप पे TTA बच गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं CTTA बच गया, देखिए यहाँ पे बॉटम पे। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट बन गया डीएनए का, बाकी सारा अक्सर डबल स्टैंडर्ड है। ये देखिए ये डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट है पहले की तरह। ये छोटा सा पार्ट काटने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड बन गया। इसको कहते हैं स्टिकी एंड्स। इसको क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मीन दे हैव समवट कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस टू बाइंड टू इट्स कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो ये अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को इजीली बाइंड कर सकते हैं and they are considered favorable for the DNA cloning. They are considered favorable for the DNA cloning. तो स्टिकी एंड्स ये बन गए हैं। और अगर ये बिल्कुल सीधा सीधा काटता कि कोई भी ओवरहैंग, इस जो कुछ बेसिक सिंगल स्टैंडर्ड है इसको ओवरहैंग भी बास का कहा जाता है, तो ये ओवरहैंग ना बनता अगर ये सीधा बिल्कुल काट देता। ठीक है, सीधा बिल्कुल काटता दरमियान से ये, बल्कि इसने ये क्या किया, यहाँ से शुरू हुआ है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, मैं इसको बड़ा करता हूँ बल्कि, ये देखिए ये हाथ का निशान नजर आ रहा है आपको। EcoR1 ने यहां से काटना शुरू किया, यहां से लेके यहां तक काट दिया। कुछ ओवरहैंग लेफ्ट फ्रेगमेंट के साथ चला गया, कुछ ओवरहैंग राइट फ्रेगमेंट के साथ चला गया और फिर ये इस तरह के ओवरहैंग अपीयर हो गए। ठीक है, अच्छा अब इनको ओवरहैंग को जनरेट करने का फायदा क्या हुआ? हम तो मोलेकुलर क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग पढ़ रहे थे, डीएनए क्लोनिंग पढ़ रहे थे, इसको जनरेट करने का फायदा क्या हुआ? हम इसको फायदा देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एम्पलीफाई किया है, ये स्लाइड आ गई है। ये फॉर एग्जांपल वेक्टर एक डीएनए है, वेक्टर डीएनए है। ये 5 to 3 प्राइम है और आपको पता होना चाहिए 3 प्राइम पे OH फ्री होता है, OH फ्री होता है, हाइड्रोक्सिल। और ये 5 to 3 प्राइम जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, इसका 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम यहाँ पे ये है वेक्टर का। और जो 5 प्राइम होता है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, वहां पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो भी ना पॉलीमरेज एंजाइम है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, पॉलीमरेज डीएनए के केस में रेप्लिकेशन में जो पॉलीमरेज है उसने OH पे बैठना है, उसने OH पे बैठ के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाना है। OH पे इट विल सिट और इट विल यू कैन से विल स्टे। और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी OH पे बैठ के ही उसको जोड़ता है और एमआरएनए बनाता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी लाइगेशन के दौरान भी क्या होगा, एक OH जो है इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और इधर से OH इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए के, ये वेक्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। ये फ्रेगमेंट जो हैं डीएनए के, ये वेक्टर के साथ बाइंड बन जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे और एक यूनिट बन जाएंगे। पहले ये अलग-अलग फ्रेगमेंट थे, फिर एक यूनिट बन जाएंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, वेक्टर में एक स्ट्रैंड टॉप का OH फ्री होता है, बॉटम का फॉस्फेट फ्री होता है। ठीक है,
और यहाँ पे देखें जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसका टॉप स्ट्रैंड का ये फॉस्फेट फ्री है, बॉटम स्ट्रैंड का ओएच फ्री है। तो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड का पी और ये ओएच कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट ये दोनों ग्रुप फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम आके क्या करेगा कि बॉन्ड बना देगा और उनको एक फ्रेगमेंट बना देगा। कैसे बनेंगे? कंप्लीमेंट्री एंड्स बेस पेयर्स। तो ये कंप्लीमेंट्री एंड्स बेस पेयर्स थे, एंड्स बेस पेयर थे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि इनको कंप्लीमेंट्री भी होना चाहिए, फॉस्फेट और ओएच का मौजूद होना काफी नहीं है। अगर आप देखें ए ये टी टी के ऊपर बॉन्ड बना देगा के टी टी इसका इसके ए के ऊपर बॉन्ड बना देगा। ये जो ओवरहैंग है ये कंप्लीमेंट्री भी है और दे हैव आल्सो वन ऑफ द स्ट्रैंड टॉप स्ट्रैंड हैज OH एंड अनदर टॉप स्ट्रैंड इज कंटेनिंग द फॉस्फेट। इनको कंप्लीमेंट्री भी होना चाहिए ओवरहैंग्स को और फॉस्फेट और OH का मौजूद होना भी जरूरी है बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह ये कंप्लीमेंट्री साइट आपस में बाइंड करेंगी और लाइगेज आके इन दोनों का बॉन्ड बना देगा और उनको जोड़ देगा। अब ये दो डिफरेंट सोर्सेस से हमने डीएनए लिए थे, ये जैसे बैक्टीरियल ओरिजिन का प्लाज्मिड था, ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट था। इन दोनों को हमने क्या किया, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इनका बना के, कंप्लीमेंट्री ये इसका कंप्लीमेंट्री है, ए टी टी का कंप्लीमेंट्री टी टी ए है, कंप्लीमेंट्री बना के इनको जुड़ने का मौका दिया और T4 डीएनए लाइगेज वहां पुट कर दिया। लाइगेज ने इनको फॉस्फेट और OH ग्रुप को कोवलेंट बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया, रेडी कर लिया। और ये जो होगा बेसिकली प्लाज्मिड आमतौर पे इस तरीके से सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर होता है। तो इसके ओवरहैंग में यहाँ पे हम जो है ना कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस की मदद से यहाँ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। ये जो मैंने डिब्बा सा बनाया है जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो एक साइड है ना, एक साइड, ये एक साइड उन्होंने दिखाई है ये वाली, इसकी जैसे ये एक साइड दिखाई हुई है उन्होंने जो कि बाइंड कर रही है। इस तरह दूसरी साइड भी बाइंड करेगी, दूसरी साइड भी तो दिखाई नहीं उन्होंने, तो दूसरी साइड भी इसी असूल के तहत जो है वो बाइंड करेगी और इंसर्ट जो है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसर्ट इसको कहा जाता है, वो प्लाज्मिड के अंदर क्लोन हो जाएगा। इसको कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। अच्छा, अजान सुन ले थोड़ी देर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, हाँ जी, एक दफा फिर मैं आपके साथ हूँ। आपको आवाज आ रही है बताइए? और स्क्रीन पे प्लाज्मिड नजर आ रहा है एक आपको, बड़ी सारी पिक्चर, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। जी सर। ओके, गुड जॉब। अच्छा, ये एक प्लाज्मिड है। चूंकि सर्कुलर जो डीएनए है उनको प्लाज्मिड कहा जाता है, सर्कुलर जो डीएनए प्लाज्मिड कहा जाता है। और सर्कुलर डीएनए जो है ना बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। जो प्लाज्मिड है उसकी कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ उसके एलिमेंट्स होते हैं। होता वो डीएनए का सीक्वेंस ही है, लेकिन डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस उनको कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं। जैसे एक डीएनए का सीक्वेंस जो है प्लाज्मिड के अंदर, उसको ओरी कहा जाता है, ORI, ओरी। ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, शायद एब्रीविएशन है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। जब तक ये ओरी किसी प्लाज्मिड में होगा, तो जो ही ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, दिस साइट, दिस डीएनए सीक्वेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड दिस plasmid will be replicated. Some of the plasmids has the ori in a way that they can be replicated to make almost 100 copies inside one bacterial cell. एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कितनी 100 कॉपीज बना सकते हैं। और जो पक ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन है, पक जो ओरी है या जो एडवांस्ड ओरी हैं, वो भी डीएनए सीक्वेंसेस ही हैं। उनका डीएनए सीक्वेंस इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है कि जो बैक्टीरिया के सेल की मशीनरी है उसकी तकरीबन एक बैक्टीरियल सेल के अंदर 700 कॉपीज तक बना देता है। ओरी की ये खसूसियत है, इट कैन be replicated. If any plasmid has ori, the whole plasmid will be replicated almost 700 times inside one single bacteria. If there are a lot of bacteria, a lot of copies of your plasmid of interest will be made. एक उसमें MPR लिखा हुआ, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है उसमें। जब तक ये प्लाज्मिड के अंदर होगा तो ये ऐसी एक प्रोटीन बनाएगा जो कि एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के असर को नलीफाई कर देंगी। और ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर भी होगा तो वो बैक्टीरिया को भी एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर देगा। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि प्लाज्मिड के अंदर होता है। एक और इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसको लिंकर, पॉलीलिंकर कहा जाता है, ठीक है, या मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहा जाता है, MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहा जाता है या पॉलीलिंकर साइट कहा जाता है। ये होती क्या है? इसमें डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकग्निशन साइट्स होती हैं। जैसे हिंदी 3 की रिकग्निशन साइट है, SPH1 की है, PST1 की है, SAL1 की है, EXBA1 की है, BAMH1 की है, SMA1, KPN1, SAC1, ECOR1। इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। जब हमने क्लोन करना है तो हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है हम यूज करें, SAL1 कर लें, EXBA1 कर लें, हिंदी 3 कर लें, SMA1 कर लें, हिंदी 3 कर लें, BAMH1 कर लें, EXBA1 कर लें, SMA1 कर लें। तो कोई भी रिकग्निशन साइट जो हमें क्लोनिंग के लिए दरकार हो सकती है तो वो तकरीबन सारी इसमें मौजूद होती हैं। तो हम इस प्लाज्मिड को क्लोनिंग के लिए यहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो है ना हरे सब्ज रंग को ये बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है, रीजन इनटू व्हिच एक्सोजीनियस डीएनए कैन बी एडेड। ठीक है, यहाँ पे हम बाहर का डीएनए जो है ना ऐड करते हैं। तो ये प्लाज्मिड के हमने 3 कंपोनेंट पढ़े, ओरी, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और पॉलीलिंकर एंड द पॉलीलिंकर। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हुआ ये कि हम डिफरेंट स्टेप इसके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, इसमें पॉलीलिंकर भी हैं, और ये हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि हमारा जो कोडिंग सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, या कोई मार्कर हो सकता है या कोई रिपोर्टर जीन हो सकता है। इस डीएनए फ्रेगमेंट को हमने प्लाज्मिड के अंदर जो है ना रिस्ट्रिक्शन क्लोनिंग की मदद से और लाइगेज एंजाइम की मदद से क्लोन कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में। ये ओवरव्यू दिया जा रहा है दोबारा उसका। पहली स्लाइड पे हमने देखा था, जो पहली स्लाइड थी टेक्स्ट वाली,
टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब ये पिक्टोरियल फॉर्म में बताया जा रहा है कि क्लोनिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। अभी किसमें बताया जा रहा है? पिक्टोरियल फॉर्म में। प्लाज्मिड है और डीएनए का फ्रेगमेंट है, सो द डीएनए फ्रेगमेंट इज क्लोन्ड into the plasmid. Now the below insert the DNA fragment has been introduced into the plasmid, and then this recombinant plasmid, क्योंकि ये दो सोर्सेज से डीएनए के आया है, एक प्लाज्मिड से है और एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए इसको रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कह सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहेंगे। इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इकोलाई सेल के अंदर, और जो बैक्टीरिया के अंदर जो है ना प्लाज्मिड के इंट्रोडक्शन का अमल है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स कहा जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर भेजने के अमल को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चूंकि इस प्लाज्मिड में ओरी भी है, जो दिखाया नहीं हुआ, पिछली स्लाइड पे हम देख चुके हैं ओरी को जो है बैक्टीरिया इकोलाई सेल की मशीनरी रिकॉग्नाइज करती है और उसकी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स कॉपीज बना देती है बैक्टीरिया के अंदर। जब बैक्टीरिया जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या होता है कि फिर ये जितनी कॉपीज थी ये मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई होने के साथ साथ। इस तरीके से एग्जैक्ट सेम प्लाज्मिड जो है ना हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज आ जाती हैं एक फ्लास्क के अंदर ही। और फिर हम क्या करते हैं, जब फ्लास्क के अंदर आ जाती हैं तो इसकी बाकी चीजें कहाँ गई, तो इसको हम फिर ना सेपरेट करना होता है, हमने यहाँ पे हम थे, फिर हम इसको ना इस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, और इसमें चूंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें कॉपी हो चुका होता है। तो यहाँ पे कुछ दोबारा दिखाया जा रहा है, हम देखते हैं क्या दिखाया जा रहा है, इससे ये बड़ा नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे mRNA एक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA है। आपने कल देखा था 5 प्राइम पे क्या होता है कि कैपिंग होती है, 5 प्राइम पे कैपिंग होती है और 3 प्राइम पे पॉली ए टेल होती है, किसके? mRNA के। फिर हम क्या करते हैं, अब हमने एक खास जीन का जो है ना, खास जीन का हमने क्या करना है, कोडिंग सीक्वेंस जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना है प्लाज्मिड के अंदर। क्यों करवाना है? कि हम उस जीन की बहुत सारी प्रोटीन बनाना चाहते हैं और हम उस प्रोटीन को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, उसका फंक्शन मालूम करने के लिए, या थेराप्यूटिक के तौर पे उसको यूज करना चाहते हैं, या उसको डायग्नोस्टिक के तौर पे यूज करना चाहते हैं। तो हम किसी भी जीन की प्रोटीन किस तरह बना सकते हैं, तो उसके ये स्टेप्स है। सबसे पहले हम mRNA एक्सट्रैक्शन करेंगे। mRNA एक्सट्रैक्शन जब कर लेंगे तो इस तरह के हर जीन का mRNA हमारे पास आ जाएगा, हर जीन का mRNA आ जाएगा। फिर हम एक ओलिगो डीटी प्राइमर लेंगे, ओलिगो मतलब सेवरल, डीटी मीन डीऑक्सी थाइमीन, टीटीटी, ये जो डीएनए की बेसिस हैं, ये हम इस पे मुश्तमिल, टीटी पे मुश्तमिल हम जो प्राइमर है उसको हम ऐड कर देंगे। ये टीटी जो है ना ये पॉली ए का कंप्लीमेंट्री है, ये प्राइमर जाके वहां बाइंड कर जाएगा। फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और यहां से स्टार्ट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस आरएनए के फ्रेगमेंट को सीडीएनए में कन्वर्ट कर देगा, कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। आरएनए के फ्रेगमेंट को कंप्लीमेंट्री डीएनए के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर, इसको कहते हैं सीडीएनए, इसको कहते हैं सीडीएनए बनाने का प्रोसेस, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कौन सा एंजाइम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे आरएनए विद द अल्कली एड पॉली डीजी टेल, ठीक है। तो हम जो है इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए मिल जाएगा, हमें आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, आरएनए डिग्रेड हो जाएगा और हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड जो है ना सीडीएनए आ जाएगा, सिंगल, ये सब रंग से जो दिखाया गया है। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको ओलिगो डीसी से हम क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा जो है ना डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए हासिल कर लेंगे, डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए हासिल करने का हमारा जीन पूरा का पूरा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया है। आरएनए को बेसिकली क्लोनिंग में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में आमतौर पे इसलिए यूज नहीं किया जा सकता कि आरएनए डिग्रेड हो जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसलिए आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करके, डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए में कन्वर्ट करके उसको फिर क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरएनए को डायरेक्ट क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आरएनए क्या होता है, आरएनए में आपको पता है इंट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, सिर्फ एक्सॉन को कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है। वो एक्सॉन जहां जहां पे भी कोड होंगे उससे हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोटीन बनेगी। इसलिए हमने यहाँ पे स्टेप 5 तक, हाथ का निशान नजर आ रहा है बच्चों आपको 5 नंबर पे? जी सर। तो डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए हमारे पास आ जाएगा। डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए को अब क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द सीडीएनए बाय मेथाइलेशन एट इको आर1 साइट।
तो ये एक स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम इको R1 की जो साइट हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके एंड्स पे हम जो CD जो है ना इको R1 की साइट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इको R1 देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा दरमियान में है, सब्ज रंग से है। और इस एज पे इको R1 इंट्रोड्यूस करवा दी। इस एज पे हम कोई और साइट इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। ये कौन सी साइट है? ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब ये है कि जिस साइट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एंडोन्यूक्लियेसिस भी कहा जाता है। तो हमने ये एक्स्ट्रा जो है डबल स्ट्रैंडेड cDNA के दोनों इतराफ रिस्ट्रिक्शन साइट इंट्रोड्यूस करवा दी। उसके बाद हम उसको इको R1 एंजाइम से क्लीव करेंगे, तो इस तरह के ओवरहैंग जनरेट हो जाएंगे, इस एंड पे भी, लेफ्ट एंड पे भी और राइट एंड पे भी। जब ये इस तरह के जनरेट हो जाएंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड के साथ उसी प्रिंसिपल के तहत हम लाइगेट करवाएंगे जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में लाइगेशन की थी। और उस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर सेंड करके और हम उसको प्लेट के ऊपर ग्रो कर लेंगे। अब आगे देखते कुछ है और कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि mRNA से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो mRNA है, उसको आपने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करवा के मल्टीप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप सबको पता है, हम इसको भी एम्पलीफाई करके देख लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यहाँ पे साइकिल 1 है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ना मेल्ट हो जाता है। कल भी हमारी बात हुई थी कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग यूज होता है, ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग यूज होता है। किस स्लाइड पे ये हमने कल बात की थी, जब हमने कहा था कि द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन बी मेल्टेड रिवर्सिबली, यानी कि दोबारा मेल्ट के बाद वो दोबारा रीज्वाइन कर सकता है। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग है। उसके बाद प्राइमर जो है आमतौर पे 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड करते हैं। एक बॉटम स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाता है, एक टॉप स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाता है। कौन? प्राइमर। ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये रिवर्स प्राइमर है। जो बॉटम स्ट्रैंड पे बाइंड करता है वो फॉरवर्ड होता है, जो टॉप स्ट्रैंड पे बाइंड करता है वो रिवर्स होता है। तो फिर क्या होता है, इन प्राइमर के OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आके पॉलीमरेज बैठता है। और जो ये जो राइट पे प्राइमर नजर आ रहा है जहां पे हाथ है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करता चला जाता है, टॉप वाले फ्रेगमेंट को टेम्पलेट लेते हुए। इसी तरीके से पॉलीमरेज जो है ना, बॉटम वाले प्राइमर के OH ग्रुप पे यहाँ पे आकर बैठता है और बॉटम वाले फ्रेगमेंट को एज ए टेम्पलेट लेते हुए इसका कंप्लीमेंट्री जो स्टैंड है क्या कर देता है, वो सिंथेसाइज कर देता है। तो इस तरीके से एक कॉपी से 2 कॉपियां बन जाती हैं पहले साइकिल के बाद, दूसरे साइकिल के बाद 4 कॉपियां बन जाती हैं, तीसरे साइकिल के बाद 8 बन जाती हैं, चौथे साइकिल के बाद 16 बन जाती हैं। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन होती है और घंटों के अंदर ही ये 1 मिलियन तक कॉपीज बना सकता है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की। एक आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाई थी, देखो क्लोनिंग के बाद, क्लोन आपने किया अपना एक फ्रेगमेंट या अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जब उसको बैक्टीरिया के अंदर भेजा तो वो कॉपीज उसकी बनती चलेगी, बनती चलेगी, बनती चलेगी। एक ये प्रोसेस है पीसीआर से। आप एक लिमिटेड साइज के फ्रेगमेंट को पीसीआर से भी मिलियन टाइम्स आप उसको उसकी कॉपीज तैयार कर सकते हो, पीसीआर से भी हो सकती हैं। पीसीआर में ये नेचुरल सिस्टम नहीं है, ये ट्यूब में होता है, ये इन विट्रो सिस्टम है। जब जो बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है वो नेचुरल इन विवो सिस्टम है। अच्छा जी, यहाँ पे सदर्न ब्लॉटिंग है। सदर्न ब्लॉटिंग जो है ना, मैंने कुछ टाइम की थी कोरिया में, लेकिन फिर उसके बाद उसकी जरूरत पेश नहीं है क्योंकि सीक्वेंसिंग की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी आ गई है कि जो है ना आपको सदर्न ब्लॉटिंग की जरूरत नहीं पेश आती। सदर्न ब्लॉटिंग, मेरा कर्सर कहाँ गया? सदर्न ब्लॉटिंग आपको मैंने बोर्ड पे भी लिखा था कि डीएनए के लिए यूज होती है, डीएनए एनालिसिस के लिए। अगर आपके पास बहुत सारा कोई फ्रेगमेंट है, बहुत सारा फ्रेगमेंट है, बहुत सारा फ्रेगमेंट है, आप उसमें से एक खास जीन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू ना वो खास सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, इसमें खास नहीं है। इसमें एग्रोस जेल ली जाती है, इसमें एग्रोस जेल ली जाती है, उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट को आप लोड कर देते हो और उसको जो है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के तहत उसको रन किया जाता है। जो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट जो हैं वो उसमें सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद इस जेल को आप क्या करते हो, जेल को जो है ना, जेल के ऊपर फिल्टर आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रखते हो, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखते हो, 3-4 फिल्टर पेपर मोटी तय रख देते हो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, और ऊपर से वजन थोड़ा सा रख के आप उसको सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन में डिप कर देते हो। अल्कलाइन सोल्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, जेल से होता हुआ, नाइट्रोसेलुलोज से होता हुआ ऊपर फिल्टर पेपर तक आ जाता है।
ठीक है, इसको बड़ा में निकाल रहा, क्यों नहीं कर रहा, आपको समझ लगे। सबसे नीचे ट्रे में अल्कलाइन सॉल्यूशन है, फिर जेल है, फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, और ऊपर फिल्टर पेपर रखे हुए, और ऊपर फिल्टर पेपर ऊपर नीचे दोनों तरफ है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है। लेकिन फिल्टर पेपर के ऊपर जेल, जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, फिर ऊपर फिल्टर पेपर, और जो सीपज होगी बॉटम से टॉप की तरफ फिल्टर पेपर, टॉप वाले फिल्टर पेपर की तरफ होगी। और इसके सीपज के दौरान ही ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, जो डीएनए के फ्रेगमेंट जो एग्रो जेल के अंदर मौजूद हैं, रन की, फिर उसके बाद ही उसके साथ प्रोसेस शुरू किया, वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन आ गई जिसमें के डीएनए के फ्रेगमेंट हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोब यूज करते हो, आप प्रोब यूज करते हो, प्रोब। उस प्रोब को लेबल किया जाता है, वो डीएनए बेस्ड होती है, और जिस जीन को आपने आइडेंटिफाई करना होता है उसके खास, उसके किसी फ्रेगमेंट को किसी हिस्से के कंप्लीमेंट्री होती है। तो जब आप उस प्रोब को इस जेल के साथ शेक करते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो प्रोब अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाती है, प्रोब अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाती है। और अगर वो सीक्वेंस मौजूद हो तो उसका साइज मालूम, साइज आ जाता है, जेल पे जेल बैंड आ जाता है नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे, और आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या हमारी म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट उसमें मौजूद है कि नहीं है। तो ये सदर्न ब्लॉटिंग जो है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को या स्पेसिफिक साइज, जो साइज की म्यूटेशन को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होती है, सदर्न ब्लॉटिंग। नदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, नदर्न ब्लॉटिंग सदर्न ब्लॉटिंग की तरह इसमें ना आरएनए को रन किया जाता है, इसमें आरएनए को रन किया जाता है। लेकिन आपको कल देखा था आपने कि आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, इसलिए आरएनए को रन करने के लिए हम एग्रोजेल के अंदर, क्या करते हैं, हम डालते हैं, क्या डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। लेकिन उससे फ्यूम्स बहुत बुरे से उठते हैं आंखों को और बहुत तकलीफ देते हैं, इसलिए आप उसको ना फ्यूम हुड के अंदर तैयार करते हो और ज्यादा गर्म जेल के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं डालते। सदर्न ब्लॉटिंग सेम है, नदरन ब्लॉटिंग सेम है सदर्न की तरह, बस उसमें सदर्न में डीएनए का एनालिसिस किया जाता है, नदरन में आरएनए का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब इन सिटो हिब्रिडाइजेशन है। इन सिटो हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है ना किसी भी टिश्यू को लेते हो, उसमें आप खास किसी ना आरएनए को आप मालूम करना चाहते हो कि आरएनए कितना एक्सप्रेस हुआ हमारा इंटरेस्ट का, या फिर ना जीन की ट्रांसक्रिप्शन कितनी हुई। ठीक है, ये जैसे एम्ब्रियोज हैं, डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियोज हैं, ये परफोरेटेड इनकी मेम्ब्रेन है, इनको हम जो है क्या करते हैं कि हम आरएनए बेस्ड प्रोब्स, हम प्रोब्स को इनके साथ मिक्स करते हैं और शेक करते हैं कुछ घंटों के लिए, और फिर हम वो जो आरएनए जो प्रोब्स होते हैं जो आरएनए के कंप्लीमेंट्री होते हैं, उनके साथ कोई जो है रिपोर्टर जीन या फिर आप कह लें कि कोई डाई लगी होती है, तो हम उस डाई के कलर की वजह से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट कितना एक्सप्रेस हुआ। देखिए जो ब्लैक 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 है ये प्रोब का कलर है, जितना ब्लैक 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 है इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा वहां पे ट्रांसक्रिप्शन हुई है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो इन सीटो हिब्रिडाइजेशन जो है टिश्यू सेक्शंस और इवन के फुल एनिमल्स के अंदर भी जीन ट्रांसक्रिप्शन मालूम करने के लिए यूज की जा सकती है इन सीटो हिब्रिडाइजेशन। अच्छा, आगे डीएनए माइक्रो एरे है, डीएनए माइक्रो एरे ये भी उसी तरह की टेक्निक है, लेकिन इन सिटु हिब्रिडाइजेशन में हमने आरएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, हमने आरएनए की वैसी क्वांटिटेशन की थी, हमने जीन की ट्रांसक्रिप्शन को वैसे ही मेजर किया था डायरेक्टली टिश्यू पे या एनिमल के अंदर। लेकिन डीएनए माइक्रो एरे में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो किस्म के जैसे इंडिविजुअल्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं विद सीरम लिखा हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट विदाउट सीरम लिखा हुआ है। आपको पता है आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए पेप्टाइड्स चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए हार्मोन चाहिए। और ये जो हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे सीरम में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम अगर सीरम डाल लें तो इनमें ग्रोथ फैक्टर सेल्स को मिल जाते हैं। और सीरम हम कहाँ से हासिल करते हैं, सेल्स को देने के लिए, किन सेल्स को देने के लिए, जो कि पेट्री प्लेट पे ग्रो हो रहे हैं। ये हम बफलो या काऊ को सेक्रीफाइस करते हैं and we obtain the serum, and that serum containing all the growth hormones is then used to grow the cells. ठीक है, तो एक सेल्स को हमने विदाउट सीरम रखा, एक सेल्स को हमने विद सीरम रखा, और हम देखना ये चाहते हैं कि विद सीरम एंड विदाउट सीरम कौन से जीन्स एक्टिवेट होते हैं, कौन से जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। हमने आरएनए आइसोलेट किया, एक के आरएनए को हमने ग्रीन से लेबल कर दिया, एक के आरएनए को हमने किससे, रेड से लेबल कर दिया। फिर हमने उनके आरएनए को मिक्स कर दिया जो कि लेबल्ड आरएनए है। फिर हमने क्या किया, हिब्रिडाइज टू डीएनए माइक्रो एरे। ये एक डीएनए माइक्रो एरे है, ये एक चिप है जिसपे 4000 जीन के
प्रोब्स मौजूद हैं 4000 के जीन के, इधर 8000 लिखा, 8600 जीन्स के प्रोब्स मौजूद हैं। प्रोब्स का मतलब है वो उनके कंप्लीमेंट्री 4000 जीन के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे इमोबिलाइज किए गए। इमोबिलाइज का मतलब वहां पे अटैच किए गए हैं बॉटम पे, ठीक है। इसके 8600 वेल्स हैं इस माइक्रोएरे प्लेट के, और 8600 जीन्स के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोब्स की फॉर्म। प्रोब उसको कहते हैं जो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज हो। वो प्रोब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोब कैसे हैं, ये डीएनए बेस्ड प्रोब्स हैं और ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं 8600 जीन के, और इस तरह ये 8600 जीन को बाइंड करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, अब ये एक रेड से था, ग्रीन से था, तो किसी में रेड कलर आ जाएगा, किसी में ग्रीन आ जाएगा, किसी में येलो आ जाएगा, किसी में येलो आ जाएगा। तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट कहां गए, इधर ही थे रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गए, ये रिजल्ट आ गए। इस तरह की प्लेट के रिजल्ट आ जाएंगे जब इसको हम कहां ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको माइक्रोएरे रीडर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे ग्रीन आया, इसका मतलब है कि जो ये जो जीन है ना, ये जीन सिर्फ एक्सप्रेस हुआ है किसमें, विदाउट सीरम में। जहां पे रेड आया, ये जीन एक्सप्रेस हुआ है विद सीरम, जहां पे सीरम डाला था। जीन का नाम भी होता है साथ ना, हर वेल में कौन सा जीन है वो नाम भी कंपनी देती है, जो डीएनए माइक्रोएरे किट देती है। तो ये जो जीन है ये सिर्फ ना उसमें हो गया। और जहां पे येलो कलर है, येलो का मतलब है ये दोनों में एक्सप्रेस हुआ है। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि येलो और ग्रीन डॉट मिलके, नहीं, रेड और ग्रीन डॉट मिलके येलो कलर बनाते हैं। अगर घर पे भी 2 टार्चें ले लें, एक येलो कलर की ले लें, एक रेड कलर की ले लें, दोनों की लाइट ऑन करके एक ही जगह पे लगाएंगे तो येलो डॉट्स आ जाएंगे। येलो का मतलब है कि दोनों ट्रीटमेंट्स के अंदर ये जीन एक्सप्रेस हुआ है जहां पे येलो डॉट्स है। इस तरीके से हम एक ही रन में 8600 जीन का ट्रांसक्रिप्शन चेक कर सकते हैं कितना हुआ है। और लाइट की इंटेंसिटी से भी पता चल सकता है कि ये जीन कितना ज्यादा हुआ है, या कहीं पे ज्यादा रेड है, कहीं पे कम रेड है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे क्या है। ये इस तरीके से डीएनए माइक्रोएरे इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, छोटी सी है लेकिन सोफिस्टिकेटेड भी है। डीएनए माइक्रोएरे में खाली एक पड़ा हुआ है इधर ना यूएफ में। और जो इकोलाई है, ये चूंकि साइंटिफिक नेम है, इसको इटैलिक लिखा जाता है, इसको रेगुलर नहीं लिखा जाता, ये मिस्टेकनली रेगुलर लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी तरीके से एक स्ट्रेटजी है जिससे हम ना देख सकते हैं कि हमारा जीन एक्सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, क्लोनिंग हुई कि नहीं हुई। एक लेक्सी जीन कहलाता है। लेक्सी जीन ये बैक्टीरियल लेक्सी प्रमोटर है। ये लेक्सी प्रमोटर, इसका डाउनस्ट्रीम जो है ना लेक्सी जीन है, ठीक है। लेक्सी जो है ना ये एक आईपीटीजी, एक ना आर्टिफिशियल जो है ना आप कह रहे हैं कि एक्टिवेटर है। जब ये आईपीटीजी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके लेक्सी प्रमोटर पे लगता है तो लेक्सी प्रमोटर एक्टिवेट हो जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है लेक्सी जीन की। लेक्सी जीन जो है ना, लेक्सी जीन जो है ये जो है ना लैक्टेज बनाता है। लैक्टेज को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी कहा जाता है। लैक्टेज को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी कहा जाता है। जिसमें आईपीटीजी नहीं होगा उसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। जिसमें आईपीटीजी होगा विद लेक्सी जीन एंड लेक्सी प्रमोटर, उसमें क्या बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। ये सबज इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लेक्सी प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा देते हैं और लेक्सी प्रमोटर भी लगा देते हैं। जिन सेल में बिल्कुल उनी होंगी, इसका मतलब है कि उधर जो है ना हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस हुआ है और साथ में कौन, लेक्सी जीन भी एक्सप्रेस हुआ है, इसलिए वो ब्लू कॉलोनीज आएंगी जिसमें आईपीटीजी डाला होगा। और जिसमें नहीं डाला होगा वहां पे ना जीन एक्सप्रेस होगा। इस तरीके से हम इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम बैक्टीरिया में इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन भी हासिल कर सकते हैं। इंड्यूसिबल कैसे, आईपीटीजी डालेंगे तो प्रोटीन आएगी, आईपीटीजी नहीं डालेंगे तो प्रोटीन नहीं आएगी। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही मेरी? बच्चों आवाज आ रही? एक जी स्टूडेंट बता सर दे। आ रही। अच्छा, गुड जॉब, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे कुछ स्लाइडें हम छोड़ रहे हैं, जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, ठीक है। अब हम लास्ट ना आर इंटरफेरेंस काजी जीन एक्टिवेशन, ठीक है। तो हेयर पिन है, अच्छा ये क्रिस्पर कैज़9 सिस्टम फेमस है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने ये स्लाइड देखी तो नहीं पहले, लेकिन इसको देखता हूँ, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मुझे अगर समझ आ गया पढ़ा देता हूँ। लेकिन इधर डर्टी बहुत नजर आ रही है। मैं आपको ना अब ले जाता हूँ बुक चैप्टर पे। हम डायरेक्टली बुक चैप्टर पे जा रहे हैं। बुक चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, बुक चैप्टर से सारा पढ़ा हमने। हम एक रिवाइज भी करते हैं और साथ साथ में हम जो एक टॉपिक रह गया है क्रिस्पर कैज़9 का वो भी कवर कर लेते हैं। और सारा का सारा कल का लेक्चर भी रिकॉर्डेड था, आज का भी रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, आपने वरी नहीं करना। और जब हम फिजिकल क्लासेस लेंगे, जितनी दफा आप कहेंगे मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, मैं सिलेबस सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा, इसमें नो प्रॉब्लम। ओके देखें जी, सर।
हमने कहां से शुरू किया? हमने यहां से शुरू किया था। इस चैप्टर का नाम था मोलेकुलर जेनेटिक टेक्निक। नीचे 2 माउस नजर आ रहे हैं। आमतौर पे माउस की स्टडी, जितने भी एनिमल दुनिया में यूज होते हैं ना, जितने भी एनिमल्स मेडिकल रिसर्च के लिए, माउस उसमें सबसे नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा माउस यूज होते हैं जो जो है जो मेडिसिन की रिसर्च में, मेडिसिन की, इसको सबको मेडिसिन की रिसर्च कहा जाता है। जो हेल्थ की ड्रग डिस्कवरी हो, जेनेटिक स्टडी हो, इनको मेडिसिन मेडिसिन की कहा जाता है, और मेडिसिन में ही जो नोबेल प्राइज मिलता है। अच्छा, ये 2 माउस नजर आ रहे हैं हमें। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि फॉरवर्ड जेनेटिक्स इज शोन बाय द ग्रीन एरोज एंड रिवर्स जेनेटिक्स इज शोन बाय द ऑरेंज एरोज। हमने सबसे पहले ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि म्यूटेशन जो है डोमिनेंट हो सकती है और रिसेसिव हो सकती है। अगर डोमिनेंट हो तो एक एलील भी जो है डोमिनेंट फिनोटाइप लेके आएगा। ठीक है, एक जीनोटाइप होती है, एक फिनोटाइप होती है। फिनोटाइप का मतलब है जो उस जीन की चेंजेस से बीमारी या शेप में तब्दीली आई, उसको फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप मीन शेप, फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप का मतलब है जीन, जो जीन में तब्दीली से डोमिनेट अगर होगा तो फिनोटाइप फौरी तौर पे म्यूटेंट आ जाएगी। अगर एक अलील जो है रिसेसिव फिनोटाइप का होगा और म्यूटेंट होगा तो फिनोटाइप जो वाइल्ड टाइप होगी, दोनों होंगे तो फिर ये म्यूटेंट फिनोटाइप आएगी। ये जो बॉटम वाला जो आपको रो देख रहे हो, ये फिनोटाइप की रो है। जो टॉप वाला जो आप रो देख रहे हो टेबल के अंदर, ये जीनोटाइप की रो है। इसमें जीनोटाइप दिखाए गए हैं। अच्छा, आपने ये खुद ही देख लेना है क्या है ये जी माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान फर्क है। इसमें देखें जी, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। किसमें? माइटोसिस में। आपके जो हाथ के सेल्स हैं, जो आपके बाजू के हैं, जो पाँव में हैं, जो हेड में हैं, जो आंखों में हैं, लिवर में, जिगर में, ये सारे सारे ये माइटोटिक सेल्स हैं। ये सारे सारे माइटोटिक सेल्स हैं। ये लेफ्ट पे जो माइटोटिक सेल डिवीजन दिखाएगी, इससे इनकी डिवीजन होती है। जबकि जो मियोसिस होती है, जबकि ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन है। इसमें पहले 1 से 2 सेल बनते हैं और फिर दूसरी मियोसिस 2 में 2 से 4 सेल बन जाते हैं। इसमें सेल जो डिप्लॉइड बनते हैं, इसमें 1n हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, एक मदर का सेल और एक फादर का सेल मिलके उसको दोबारा ऑफस्प्रिंग में डिप्लॉइड हो जाता है। ये हमने स्लाइड से नहीं देखा था, ये हमने यहाँ से देख लिया। अच्छा, हमने सेग्रीगेशन का उसके बाद देखा था, वाज़ेह तौर पर सेग्रीगेशन का देखा था। म्यूटेंट एलील को ग्रीन से शो किया गया है कलर से, और वाइल्ड टाइप को ब्लू से शो किया गया है। ये कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है। ये स्मॉल इसलिए ए लिखा है क्योंकि ये रिसेसिव एलील है। डोमिनेंट को कैपिटल लिखा जाता है, रिसेसिव को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जीन को या एलील को शो करने के लिए। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा। 6-5 हम ये नहीं पढ़ेंगे। यीस्ट के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये एक स्लाइड है, चलो इसको भी रहने दो, काफी हो गया यीस्ट के बारे में। ये भी नहीं पढ़ा हमने, ये भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, ये भी नहीं पढ़ा हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। हमने इको आर 1 से इसकी रिस्ट्रिक्शन देखी। एक फ्रेगमेंट जो है 2 फ्रेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया विद ओवरहैंग्स एट बोथ एंड्स। ठीक है, इको आर 1 बिला वजह नहीं किसी को काटता डीएनए को, बल्कि अपनी रिकॉग्निशन साइट, स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है, वहां जाके बैठता है और वहां से काट देता है। इस तरह से ओवरहैंग बन गए। ये ओवरहैंग बड़े काम के हैं। ये टेबल मैंने वहां पे नहीं नजर आ रहा था, कहानी नजर आ रहा था स्लाइड्स में, तो टेबल यहाँ बुक चैप्टर में है। BAM-H1 की रिकॉग्निशन साइट ये है और वो स्टिकी एंड बनाता है। ठीक है, जो SAU3A1 की जो है वो रिकॉग्निशन साइट ये है और वो भी स्टिकी एंड बनाता है। इको आर1 इस साइट को रिकॉग्नाइज करता है, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। आप देखें BAM-H1 GGATCC GGATC ये भी प्लिंड्रोमिक है। GATC ये भी प्लिंड्रोमिक है। टॉप स्ट्रैंड को हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ना है और बॉटम स्ट्रैंड को राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। GATTC ठीक है। इसी का समावन CC CC ठीक है। समावन जो है ना ब्लंट एंड बनाता है, वो दरमियान से इस तरह सीधा सीधा काट देता है, सीधा सीधा काट देता है। ठीक है, नॉट वन इस आल्सो इन एंजाइम, ये भी इस तरीके से स्टिकी एंड बनाता है, यहां से लेके यहां तक काट देगा। ठीक है, ये काटने का मतलब समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये वेक्टर का डीएनए है, उसका एक एंड दिखाया गया है। वेक्टर जो है ना निक्ड है। निक्ड का मतलब क्या है? निक्ड का मतलब है कटा हुआ, एक कट उसको लगा हुआ, एक जगह से निक होके ना वो सर्कुलर से अब लीनियर बन गया हुआ है, सर्कुलर से लीनियर बन गया हुआ है, निक्ड।
निक्ड प्लाज्मिड है ये। निक्ड ऐसे नहीं है सिंपली निक्ड नहीं, वैसे इसको कहना चाहिए बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको ना रिस्ट्रिक्ट किया गया है, काटा गया है। तो काटने से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के इस तरह का ओवरहैंग स्टिकी एंड बन गया। इस तरह का स्टिकी एंड सेम हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर इनको आपस में जुड़ने का मौका देना है। कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और लाइगेज एंजाइम आके ये जो बॉन्ड नहीं बना हुआ था उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। इस तरीके से दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। फिर हमने प्लाज्मिड की खसूस डिफरेंट उसके फीचर्स देखे। उसमें ओरी होता है, उसमें एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन होता है, उसमें पॉलीलिंकर होता है, उसमें और भी काफी चीजें होती हैं। उसमें प्रमोटर होता है। प्रमोटर कहाँ होता है? प्रमोटर हमेशा अपस्ट्रीम ऑफ पॉलीलिंकर के अपस्ट्रीम होता है, ताकि जो भी जीन प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसको फिर ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट किया जाए। पॉलीलिंकर के अपस्ट्रीम क्या होता है? प्रमोटर रीजन होता है, वो यहाँ दिखाया नहीं गया होता है। फिर इस तरीके से यहाँ पे ओवरव्यू दोबारा दिखाया है कि कैसे को जीन को क्लोन किया था प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पॉली लिंक नहीं, सिर्फ एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन दिखाया गया इस प्लाज्मिड में, लेकिन वो भी है। तो उस पॉली लिंकर साइट पे क्या होगा? डीएनए फ्रेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा लाइगेशन के थ्रू, जिस तरह पिछली स्लाइड पे हमने किया था। फिर इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे और बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया कॉपी होगा ये भी कॉपी होता चला जाएगा। और विद इन बैक्टीरिया ओरी की वजह से 600-700 कॉपीज हर बैक्टीरिया सिंगल बैक्टीरिया के अंदर होंगी। और हम अपना जो है ना बिलियंस टाइम्स अपना प्लाज्मिड ऑफ इंटरेस्ट ना क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसकी कॉपीज तैयार कर लेंगे। अच्छा ये एक ना जो स्लाइड है ये क्या है? अच्छा ये लाइब्रेरीज है, ये भी नहीं पढ़ना हमें, पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे ये सीडीएनए लाइब्रेरीज दिखाई गई हैं। हाँ ये मिसिंग था ना, ये कट गया था उधर से। तो क्या होता है कि हम सीडीएनए लाइब्रेरी किसको कहा जाता है? एक बैक्टीरिया के अंदर जितना भी एमआरएनए हैं हम चाहते हैं उनके तमाम के तमाम जीनों को क्लोन करके उनको हम बैक्टीरिया के अंदर भेज दें या यीस्ट के अंदर भेज दें। और जो जीन जाके जो फंक्शन करेगा बैक्टीरिया के यीस्ट के अंदर, तो हम इस तरह उन पे स्टडी कर सकेंगे। हम उसको टोटल जीनोम को लाइब्रेरी बना के फिर उसको हम स्टडी ऐसा करते रहेंगे जिस तरह के बुक की लाइब्रेरी होती है। तमाम जीन की एक लाइब्रेरी बना लेनी है। तो हमने एमआरएनए स्टार्ट किया पहले, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया? हमने उसको सीडीएनए बनाया। सीडीएनए बनाने के बाद आरएनए वाले स्ट्रैंड को डिग्रेड किया और दूसरे स्ट्रैंड को भी हमने डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए में कन्वर्ट कर लिया। डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए क्या है? ये बेसिकली जीन का एमआरएनए है। तो हम तमाम एमआरएनए को चाहते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करके इसकी स्टडी कर सकें, और इसके लिए हमने लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। इस लाइब्रेरी बनाने के अमल के दौरान हमने डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए तमाम एमआरएनए का तैयार कर लिया और तमाम एमआरएनए के गिर्द हमने EcoR1 जो है ना रिस्ट्रिक्शन साइट दोनों तरफ, हर एमआरएनए के दोनों तरफ ये इंट्रोड्यूस करवा दी केमिकली। और फिर उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया तो ये स्टिकी एंड बन गए। स्टिकी एंड को हमने प्लाज्मिड में लाइगेट किया और किसी प्लाज्मिड के अंदर एक जीन का एमआरएनए चला गया कि दूसरे के अंदर दूसरे जीन का, तीसरे के तीसरे जीन का, इस तरह लाखों करोड़ों जो है ना लाखों के करीब जो है ना एमआरएनए किसी ना किसी प्लाज्मिड के अंदर चले गए। जब उन प्लाज्मिड को हमने डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर किया ट्रांसफॉर्म, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड भेजने के अमल को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मिड के भेजने के अमल को भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मिड भेजने के अमल को ट्रांसफेक्शन कहते हैं, ट्रांसफेक्शन। तो चूंकि ये बैक्टीरिया के अंदर भेजा जा रहा है इसलिए इसको ना ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। और जो इकोलाई सेल्स होंगे, बैक्टीरिया के सेल्स होंगे, उनको ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई कहा जाता है। और जिन जिन के अंदर प्लाज्मिड गया होगा वो बच जाएंगे क्योंकि उसके साथ एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन भी होगा, बाकी सारे मर जाएंगे। और हम हर कॉलोनी को अलग-अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है ना लाइब्रेरी आ जाएगी ट्रांसक्रिप्टोम की, तमाम जीनों की लाइब्रेरी आ जाएगी। फिर हमने ये पीसीआर पढ़ा, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पीसीआर मैट्रिक्स से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो ये हमने नहीं पढ़ी, ये वाला जो है पिक्चर। उससे आगे हम ट्रांसपोजान ये भी देख लिया था, ये भी नहीं पढ़ना हमने, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद हम सदर्न ब्लॉटिंग भी आ गए। सदर्न ब्लॉटिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बच्चों स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। जी सर। गुड जॉब। अच्छा जी, सदर्न ब्लॉटिंग आ गई। सदर्न ब्लॉटिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद इंस्टीट्यूट नहीं है जी 2-3 मिनट दे दें मुझे, 2-3 मिनट दे दें बस, फिक्र नहीं करें। अब एंड हो गया, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नमाज आपको पढ़ा देते हैं अभी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा जनाब। मैं देखो पूरा जोर लगा के पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रेडिएशन में क्या होता है कि
अच्छा जी, इन सीटू हिब्रिडाइजेशन में हम जो है ना ट्रांसक्रिप्शन चेक करते हैं टिश्यू के अंदर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिश्यू के अंदर या फिर एनिमल के अंदर। तो जो हम प्रोब यूज करते हैं वो लेबल्ड होती है, जहां जहां जाके वो प्रोब अपने रिस्पेक्टिव एमआरएनए को बाइंड करती है वहां वहां पे कलर विजिबल हो जाता है, हमें पता चल जाता है यहाँ यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, यहाँ जीन एक्सप्रेशन हुआ है, तो हमें कलर से पता चल जाता है, और माइक्रोस्कोप के अंदर भी पिक्चर इसकी ले लेते हैं। इसके बाद हमने ये डीएनए माइक्रो एरे पढ़ा। डीएनए माइक्रो एरे वाज वेरी इंटरेस्टिंग। Under one treatment, we labeled the mRNA with green dye. With another treatment, we labeled with red dye. These two mRNA are mixed, then sent to the DNA microarray plate containing probes for the 8600 genes. And if this A gene is present in this well, B gene is present only in this well, and the yellow are showing that both treatments are making expression of this gene. इस येलो, ये जो इसका नंबर होगा बेल का, उससे पता चल जाएगा। अच्छा, इस तरह का हम हीट मैप भी बनाते हैं, ये मैं पढ़ा दूंगा अगर पढ़ाना हुआ तो, अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा। ये लेक्सी जीन का हमने पढ़ा। आईपीटीजी जो है ना लेक्सी जीन को थ्रू को बाइंड करता है, और जिससे जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करके प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम जो है जीन को ट्रांसक्राइब और देन ट्रांसलेट करते हैं। आईपीटीजी इज एक्टिवेटर। तो जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, हम उसको, चलो ये स्लाइड आपने खुद ही देख लेनी है। 6/29 पिक्चर आपने खुद ही देखनी है। चलिए ये मैं छोड़ देता हूँ नमाज पढ़ने की वजह से आपको। अच्छा ठीक है, मैं क्रिस्पर का भी फिर क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है आपको। क्रिस्पर का मेरा फुल लेंथ लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं, भी जाना नहीं। ओके सर। अच्छा जी, अटेंडेंस अभी आप पता कितने 44 ने ज्वाइन किया है। डाउनलोड अटेंडेंस एंड वी स्टॉप। सर्जिकल ऑफ नहीं। वो कल 10 मिनट की क्लास ले लेना, थोड़ी सी देर के लिए लेना। कितने पे लेनी है? सेकंड टाइम लेनी है? कुछ बच्चों का पेपर है मुझे पता चला है।